हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शशि क्लासेस। मैं अपर्णा पांडे आज आपको हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगी जो भाषा से रिलेटेड है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके हर एग्ज़ाम जैसे पेट हो गया, टेट हो गया, सी टेट हो गया या फिर किसी भी ऐसा एग्ज़ाम देते जिसके सिलेबस में हिंदी है, वो सभी में आपको ये महत्वपूर्ण है और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हम जानते हैं हिंदी व्याकरण में भाषा क्या होता है। भाषा भाषा शब्द भाष से बना है जिसका अर्थ है कहना, बोलना तथा उच्चारण करना। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर अपने विचार एवं भावों को आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जानने वाले, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बोलकर, सुनकर, लिखकर क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उनकी बातें समझते हैं और खुद की बातें समझाते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। दोस्तों नाम से ही कन्फर्म है, मौखिक मीन्स बोलना, लिखित मीन्स लिख कर, सांकेतिक मतलब संकेत दे करके। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने विचार तथा भाव को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि उदाहरण क्या है इसका, आपसी वार्तालाप, कहानी सुनाना, कविता सुनाना, समाचार सुनाना इत्यादि। मौखिक भाषा में देखिए क्या हो जाता है, जब आप किसी को कहानी सुनाते हैं, कविता सुनाते हैं, समाचार सुनाते हैं, यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा क्या होता है, देखिए लिखकर विचारों तथा भाव को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण पत्र लेखन, साहित्य रचना, समाचार पत्र द्वारा समाचार प्रेषित करना, इंटरनेट, मोबाइल पर संदेश भेजना इत्यादि। ये सब किसके अंतर्गत आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत। सांकेतिक भाषा जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, रेलवे गार्ड द्वारा लाल हरी झंडी अथवा लाल हरी बत्ती का प्रयोग मुख बधिर व्यक्ति का संकेतों के माध्यम से बातें करना, ये सब किसके अंतर्गत है, संकेत। यानी कि अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी संकेत का यूज करते वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटाई क्या होती है। तो दोस्तों जान लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में जो क ख ग घ ये सब होते हैं, ये सब वर्ण होते हैं। इसका मैं अलग से आपका एक दिन क्लास लूँगी, आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा और डेली मेरा क्लास ज्वाइन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड मैं हर चीज़ आपको पढ़ाऊंगी। अब देखिए क्या है, कामता प्रसाद गुरु। दोस्तों हिंदी में कामता प्रसाद गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इन्होंने व्याकरण में हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया है। इनके अनुसार देखिए भाषा किसे कहा जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों को स्पष्ट रूप से समझा सके उसे भाषा कहते हैं। यानी कि अगर भाषा रहेगा ही नहीं तो हम दूसरों को कैसे समझा पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, या फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि वो लोग क्या चाहना चाहते हैं। इसीलिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए या फिर दूसरों के विचारों को समझने के लिए एक हम लोगों को भाषा की ज़रूरत है। एक ज़रूरत, वो माध्यम क्या है, भाषा है। भाषा है तभी हम लोग को एक दूसरे से कनेक्टिविटी में आसानी है। अब देखिए भाषा के अवयव क्या क्या होते हैं, वाक्य, शब्द, ध्वनि, अर्थ, ये सभी क्या है भाषा के अवयव। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमें भाषा समझ में नहीं आएगी और इन्हीं सब से मिलकर भाषा बना होता है। अब देखिए हिंदी भाषा की क्या लिपि होती है। सबसे पहले तो जान जाइए दोस्तों, जितनी भी भाषाएं उन सबकी एक लिपि होती है, अलग अलग लिपि से लिया गया है, जिसमें हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से ली गई है और ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषाओं को रोमन तथा ग्रीक भाषा में लिखा जाता है। अब देखिए बोली और उपभाषा।
हिंदी में कौन कौन सी है? तो पहला है क्षेत्रीय भाषा, यानी कि घरों में जनता द्वारा जो बोला जाता है उसे मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो घरों में जनता द्वारा बोला जाए वो क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा कहलाता है। और भारत में 436 से ज़्यादा बोलियां बोली जाता है, जिसी में आपका भोजपुरी आ जाता है, बिहारी आ जाता है, सब क्षेत्रीय बोलियां के अंतर्गत आता है। परिनिष्ठित भाषा, जब कोई भाषा व्याकरणिक ढांचे से ढलकर एक व्यवस्थित रूप ग्रहण कर ले उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, निश्चित हो गया है, परिनिष्ठित रहेगा। जिसका उदाहरण खड़ी बोली है। हमारे वहाँ क्या होता है, सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का यूज होता है क्योंकि इसने व्याकरणिक रूप से ढल के एक अपना जगह प्राप्त कर लिया है और ज़्यादा यूज होता है। अब देखिए राष्ट्रभाषा क्या होता है। किसी भी देश की प्रतिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता की सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा के रूप में सामने आती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि पूरे राष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने लगे और संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार में प्रयोग किया जाने लगे उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का विभाजन में देखिए, सबसे पहले था प्राचीन हिंदी। इसका विकास आर्यों की भाषाओं के प्रभाव में हुआ था। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। और हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अब हिंदी का कैसे विकास हुआ तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे पहले लोग संस्कृत भाषा का यूज करते हैं। संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत भाषा है। प्राकृत का बिगड़ा हुआ अपभ्रंश है और अपभ्रंश से ही हमें हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त हुआ था। सामान्यतः हिंदी भाषा को अपभ्रंश का प्रारंभ अपभ्रंश से ही माना जाता है। इसलिए कभी भी एग्जाम में पूछे कि हिंदी भाषा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था तो अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी भाषा का विकास स्वयंभू कवि से हुआ था। हिंदी में कुल 5 उपभाषा तथा 17 बोलियां हैं। अब देखिए मध्यकालीन भाषा क्या होते हैं। मध्यकालीन भाषा में भाषा के 3 रूप निखर के सामने हैं, ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली। ब्रज भाषा में देखिए क्या है दोस्तों, इसकी सर्वाधिक प्रयोग कृष्ण भक्तिकालीन कवियों ने किया है। जिसने कृष्ण के बारे में लिखा है जो अष्टछाप के कवि हैं, सूरदास जी हैं, नाभादीस जी हैं, ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। फिर कृष्ण भक्ति शाखा के और मीराबाई होगी, ये सभी लोग किसका यूज किए हैं? ब्रज भाषा का यूज किए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कवि हैं और उनके रचनाएं हैं, जैसे कुतुबन अमरावती, जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत, मंझन मधुमालती, आलम माधवानल काम कदला, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती को लिखा है, शेख निसार यूसुफ जुलेखा, आसिम शाह प्रेम चिंगारी। खड़ी बोली मुख्यतः, यहाँ पे 2 बार हो गया। खड़ी बोली मुख्यतः कवियों द्वारा प्रयोग किया गया है, जिसमें कबीर, नानक, दादू, मलुकदास, कविगंग, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित्र, जटमल की गोरा बादल की कथा में इसका यूज किया गया है। आधुनिक काल में देखिए क्या क्या होता था। हिंदी में इस हिंदी में क्या हुआ, गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं हुई हैं और इसको कई भागों में बांटा भी गया, जिसमें कुछ है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। दोस्तों मैं इसका अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी कि आधुनिक काल को कैसे बांटा गया, कैसे इसका काल विभाजन हुआ है, इसमें कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से कवि है, जिससे आपको आधुनिक काल का हिंदी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों फिर मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।